हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CUET पीजी हिंदी एंट्रेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट 2 के ऊपर। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 पर बातचीत कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखा होगा और अपनी तैयारी का मूल्यांकन किया होगा। तो आज हम जिन प्रश्नों को देखेंगे उसे भी आप गंभीरता से देखेंगे और जो भी नए प्रश्न होंगे आपके लिए या फिर जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं उन प्रश्नों को अपने कॉपी पर जरूर नोट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती। कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि सिलेबस में CUET पीजी के सिलेबस में भाषा विज्ञान का कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसी में एक टॉपिक लगा हुआ है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आपको किसी न किसी रूप में भाषा विज्ञान, संविधान में भाषा की स्थिति, जो राजभाषा के तौर पर हिंदी को मान्यता दी गई है, इन सब का अध्ययन करके जाना होगा। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा बहुत जरूर इस तरीके के प्रश्नों को आप अपने दिमाग में रखिए। तो बातों ही बातों में आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, बघेली नहीं है। इसके पहले भी इसी तरीके का सवाल पिछले प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था, तो आप लोगों ने रिवीजन के तौर पर इसे देखा होगा। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, ब्रज है, कन्नौजी है। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली भी जो आज मानक हिंदी के तौर पर बोली जाती है, उसका भी संबंध पश्चिमी हिंदी से है। बाकी बघेली का आप देख रहे हैं कि पूर्वी हिंदी से है और मैंने एक फार्मूला आप सभी को बताया था और बार बार इसका जिक्र करता हूं, अब आप समझ गए होंगे। चलते हैं, बात करते हैं जो दूसरा प्रश्न है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन दिया गया है 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135, 334 से 153। देखिए, पेपर सेट करते समय पेपर सेट करने वाले ने काफी यहाँ पर दिमाग लगाया हुआ है। केवल अंकों का हेर फेर आप देख रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा भी अगर आप अपनी स्मृति को कमजोर करेंगे तो यहाँ पर आप लड़खड़ा सकते हैं। लेकिन मेरे विद्यार्थी जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और उनका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में हिंदी को राजभाषा के तौर पर माना गया है और राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान में इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में, और 343, 344, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 सभी अनुच्छेदों पर हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो मेन जो थीम है अनुच्छेदों का, उनको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये किसी न किसी रूप में आपको प्रयोजन मूलक हिंदी से जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, देखने में लग रहा है कि ये भाषा विज्ञान का, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हिंदी के विकास में व्यक्तियों और संस्थाओं का जो योगदान रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए रिवीजन के तौर पर था। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, चेन्नई, जिसको कि मद्रास भी कई जगह लिखा रहता है, इसलिए दोनों नाम एक ही हैं। महात्मा गांधी ने सन 1947 ईस्वी में 27 ईस्वी में इसको स्थापित किया था। 1927 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन किया गया था चेन्नई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं तो विद्यार्थियों में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होने लगता है। और अब इस प्रश्न को हल करते हुए आप सभी को मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने पढ़ा होगा कि अघोष से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं प्राय परीक्षाओं में, सघोष से पूछे जाते हैं, अल्प प्राण से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया महाप्राण से सवाल घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया कि सघोष महाप्राण, मतलब कि वो सघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण क्या। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि पहला और दूसरा
किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, सघोष हो गया। अल्प प्राण, पहले महाप्राण को समझेंगे तो अल्प प्राण अपने आप समझ जाएंगे। अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि इसके बाद जो बचा वो अल्प प्राण हो गया। तो अगर मान लीजिए इन चारों को आप ठीक से नहीं याद कर पाते हैं तो इनमें से मात्र दो को आपको याद रखना है, 12/24। ठीक है, अब 12/24 यहाँ पर है, यानी कि एक अघोष है और दूसरा महाप्राण है। इन दोनों को याद रखेंगे, अघोष को 12 और महाप्राण को 24, तो सघोष और अल्प प्राण अपने आप आपका तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो ऑप्शन दिया गया है ख घ ज ठ, अब इसमें से कौन महाप्राण है और फिर सघोष भी है। तो इसमें जो कॉमन आप देख रहे हैं कि 4 जो होगा वही एक तरीके से इसमें सघोष महाप्राण ध्वनि हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें चौथे नंबर पर कौन सा आ रहा है, चौथे नंबर पे कहीं कहीं घ आ रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी का आप देखेंगे तो इसमें सघोष महाप्राण कोई नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, महाप्राण तो है इसमें, जैसे कि ख हो गया और ठ हो गया। ठीक है ना, लेकिन सघोष महाप्राण, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर बताया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न पर मैं थोड़ा सा टाइम आपको लोगों को ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर हजारों क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन सा है। ऑप्शन दिया गया आ, ई, अ। तो पश्च स्वर यानी कि अ से लेके अ तक आपको याद रखना है, और उसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इस तरीके के स्वरों को पूछा जाता है। तो पश्च स्वर का हमने एक फार्मूला बनाया अपने लिए, जब मैं परीक्षाओं की तैयारी करता था तो उस जमाने में मैं इस फार्मूले को अपने लिए याद करके रखता था। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी याद करके रखें, यानी कि मैं अ से लेकर अ तक पूरा उसको, जैसे आप ABCD पढ़ते हैं और इसका क्रम रीजनिंग के तौर पर सेट कर लेते हैं, इसके बाद आप रीजनिंग हल करने लगते हैं, उसी तरीके से मैंने भाषा विज्ञान को पढ़ते हुए कुछ इसी टाइप से मैंने अंकों का वहां पर संकेत के रूप में लिखा हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि पश्च स्वर कौन कौन सा हो सकता है। पश्च स्वर है जो दूसरे नंबर पे हो, 5वें नंबर पे हो, 6ठे नंबर पर, 9वें और 10वें नंबर के जो स्वर आते हैं वो सब पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कभी और मैं बता दूंगा कि अग्र क्या होता है, मध्य क्या होता है। ठीक है, या फिर पश्च के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि 25, 69, 10, इसको अपने दिमाग में जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी हिसाब से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें दूसरे नंबर पर कौन है। ठीक है ना, तो पहला आंसर इसका सही जवाब है आ, क्या हो गया, पश्च स्वर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसद तासी, रामचंद्र शुक्ल। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसका जो सही जवाब है गारसद तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम भी याद रखना है, क्योंकि अब हम चीजों को याद करते हैं, अक्षरों से उत्तर को पहचान जाते हैं कि इश्तवार दलाल ले उत्तर एंदवी हिंदुस्तानी हमने पढ़ा हुआ है, तो इश्तवार देख लेते हैं तुरंत हम टिक कर देते हैं कि गारसद तासी का। लेकिन इंटरव्यू इत्यादि में जब बोला जाता है कि गारसद तासी के ग्रंथ का नाम बताइए तो बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, इसलिए आप लोग इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी इसको जरूर ध्यान में रखिए। गारसद तासी ने 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में पहला इतिहास ग्रंथ लिखा। इसके बाद उन्होंने 1847 में इसका दूसरा भाग लिखा और इसका दूसरा संस्करण आता है 1871 में। तो गारसद तासी से ये जो यहाँ पर तथ्य है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी आप सारी चीजों को जानते होंगे कि फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्रियर्सन, ये सब अपने नोट पर ऐसे ही जहां भी पढ़िए ऐसे ईयर नोट करते जाइए तो आपको ईयर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आ गया शिव सिंह सेंगर का। ठीक है, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये सब ईयर आप ऐसे ही अपने कॉपी पर जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नोट करते जाइए, क्योंकि आप लिख देंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। खैर, इस प्रश्न का जो सही जवाब था
कि हिंदी में देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, इस तरीके से प्रश्न गलत भी होने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका उत्तर अब अलग हो जाएगा। हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो आप देख रहे हैं कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, सही जवाब हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब दे दें। ठीक है, आप लोग भी ऑप्शन 6 का कमेंट्स कर जरूर जवाब दीजिए कि क्या हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में पहले लिखने का प्रयास किया, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो देख रहे हैं माइनर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इसी तरीके से आंसर गलत हो जाते हैं। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर तो पहले देख रहे हैं आप कि शुल्क लिख दिया गया है, आपको शुक्ल लिखना है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका सही जवाब हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1940 ईस्वी में इस किताब को उन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि है हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो बहुत ही इजी प्रश्न, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सूरदास अष्टछाप के कवि के तौर पर है। बाकी आपको याद रखना कि बल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे, ठीक है, KS, PK और फिर विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, ठीक है, GNCC। तो इन चारों को भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार सवाल घुमाकर भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि मिर्जापुर से इस पत्रिका का संपादन करते थे। तो आपके सिलेबस में पत्रकारिता भी लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहां से कैसे सवाल बन रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? सप्तक परंपरा का कवि कौन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है हरि नारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमिचंद्र जैन, नरेश मेहता। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में धीरे धीरे आने लगा होगा और बिल्कुल सही जवाब तक आप पहुंच रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा का संबंध सप्तक कवियों से नहीं रहा है। बाकी हरि नारायण व्यास हैं, नेमिचंद्र जैन भी हैं और नरेश मेहता भी हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती जो कि उपन्यास के तौर पर जाना जाता है और हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में इसका नाम आता है। इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धा राम फिल्लौरी, लज्जा राम मेहता। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रद्धा राम फिल्लौरी। और इसके साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं बहुत ज्यादा इस पे आपको स्पेस देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? देखने में छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन परीक्षाओं में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। तो अंधा युग आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये नाटक है और कई जगह इसको गीत नाट्य भी माना जाता है और कुछ आलोचक तो इसे नई कविता से भी जोड़कर देखते हैं। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। और कितने अंकों में है, ये सब सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगी होंगी। इस अगला प्रश्न है, कुटज के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर हम किस लेखक को पढ़ें, तो आप ऑप्शन में भी कुछ लेखकों को देखिए, उनको बहुत पढ़ने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए यहाँ पर सही जवाब कुटज का हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, लेकिन आपको शुक्ल जी के बारे में भी पढ़ना है, कुबेर नाथ राय के बारे में पढ़ना है, विद्यानिवास मिश्र, इन लोगों के निबंधों से भी सवाल प्राय पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कुटज क्या है? एक ललित निबंध है। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आप जानते हैं कि ललित निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं। नीचे के जो ऑप्शन जो दिए गए हैं, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये सब भी ललित निबंध लिखते हैं और परीक्षाओं में अक्सर इनसे 1-2 सवाल रहता है, तो इनको तैयार करके आप जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रचना
अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। तो मान लीजिए ऐसे प्रश्नों को आप बिना पढ़े हुए भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको अगर जानकारी है कि परिंदे निर्मल वर्मा ने लिखा, ठीक है, टूटना राजेंद्र यादव ने लिखा और अमृतसर आ गया भीष्म साहनी ने लिखा, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि जिंदगी और जोंक ये अमरकांत की कहानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके थोड़ा सा रीड करके वक्त लेके आराम से सही उत्तर दे सकते हैं। परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि सही उत्तरों का जवाब दें, ये नहीं कि जल्दीबाजी में रंग कर आप जो भी आपको कॉपी मिली है, आप जो भी बुकलेट मिला हुआ है उस पर आप सो रहे हैं, या फिर कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं तो सो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये लड़का बहुत तेज है, बहुत पहले ही लगाकर बैठ गया है, लेकिन इस तरीके की जल्दीबाजी आपको नहीं करना। हमेशा अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करना है, उसको देखना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। जैसे जो हमने ऊपर में हिंदी साहित्य के इतिहास, पहले इतिहास के बारे में चर्चा की थी, देखिए जल्दीबाजी में मैंने भी उसका आंसर गलत बताया था, लेकिन फिर मैंने जोर दिया क्योंकि तुरंत मेरा नजर गई, मेरी दृष्टि गई कि ये हिंदी में पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्नों में 99% विद्यार्थी क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं, बाद में माथा पीटते हैं। तो यही है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से तो कई चीजें आसान होती हैं और नई दृष्टि भी मिलती है। फिर भी अगर ध्यान नहीं देंगे, हजारों प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ तिवारी। तो पहल पहल बड़ा ही इंपॉर्टेंट पत्र रहा है हिंदी के दृष्टिकोण से। सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान रंजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ऑप्शन दिया गया है अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट, आनंदवर्धन। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ध्वन्यालोक को हमने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा हुआ है और इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वन्यालोक लोचन नाम से इस पर टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने, तो बस इस अंतर को भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए रिवीजन के तौर पर है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट। तो ये प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, तुरंत आपने जवाब बता दिया, ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। तो आप देख रहे हैं कि उज्ज्वल नीलमणि कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्नों में आ रहा है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, आनंदवर्धन। तो ये आप देख रहे हैं कि कहां से सवाल पूछा गया है, रस सूत्र निष्पत्ति से संबंधित जो आचार्यों ने अपनी बातों को रखा है वहीं से इस सवाल को पूछ लिया गया है, अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया अभिनव गुप्त। इसके पहले आपने उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, ठीक है, और 2-3 वाद हैं, उन वादों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। इस बार अभिव्यक्तिवाद आया, अगली बार कोई और भी वाद आ सकता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सभी वाद जो है वो दर्शन पर आधारित है, कोई न्याय दर्शन पर है, कोई शैव दर्शन पर है, कोई मीमांसा दर्शन पे है, कोई ध्वनि दर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट, क्रोचे, लोनजाइनस। अब जैसे इस प्रश्न को देखकर सीयूईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र तो नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक दे दिया गया है, आलोचना। क्योंकि जो टॉपिक देखने में आपका सिलेबस छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने बीए में पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो उसका भी आप यूज करेंगे परीक्षा में, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़कर जाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, इसलिए चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोचे, ठीक है। क्रोचे को आत्मवादी दार्शनिक भी माना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? उदात्त तत्व जब भी बात आती है उदात्त की, तो तुरंत आपके दिमाग में लोनजाइनस का नाम आता है, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जो कि आपके रिवीजन के लिए है, पूछा गया कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, और फिर उसी को घुमा फिरा कर दिया हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। जैसा कि मैंने बताया था, इसके पहले अगर संस्कृत जोड़ देंगे तो पूरा हिंदी का विकास क्रम
आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप एक जगह फार्मूला के रूप में जरूर याद करके रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा लंबा प्रश्न पूछा गया कि हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, ये प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है, इसलिए आपको इसको भाषा विज्ञान से जोड़कर नहीं देखना है। ठीक है, हिंदी प्रसार के संदर्भ में प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुक्रम सही कौन सा है हमें बताना है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा। तो ये 4 यहाँ पर समितियां दी गई हैं और चारों ऑप्शन में अलग अलग इनका क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको इनके क्रम को नोट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं ऊपर में ही नोट कर रहा हूं, 1927, फिर 1910, फिर 1893, फिर हो गया 1937। तो अब क्रम आप देखेंगे, सबसे पहले नागरिक प्रचारणी सभा का आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो रहा है। ठीक है, सही हो रहा है तो इसके ऊपर आप लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछ, इन लोगों का स्थापना वर्ष भी पूछ ले, तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से पढ़ना है। बाकी तो चीजें आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। जब आप अनुराज हिंदी एकेडमी से पढ़ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इतिहास लेखकों का ही इस बार दे दिया गया है और उनको हमें बताना है कि कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम दिया हुआ है। अब हम लिख लेते हैं मिश्र बंधु, जिनका समय 1913 आप मान सकते हैं, 1929, राम कुमार वर्मा 1936 और रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। तो इस तरीके से भी आप, मैंने किस हिसाब से बताया, इनके इतिहास ग्रंथों के आधार पर बताया है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इनका अगर जीवन क्रम भी होगा तो उसमें मिश्र बंधु पहले नंबर पर आ जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल दूसरे पर, राम कुमार वर्मा तीसरे पर और रामस्वरूप चतुर्वेदी चौथे नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो नीचे मैंने दिया ये ज्यादा तार्किक है, इससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो मिश्र बंधु विनोद कब लिखे थे ये आपको क्लियर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ कब लिखा, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब लिखा था। ये सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएंगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं, पता नहीं आज के इस पेपर में पत्रिकाओं को पलिकाओं हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इसको सुधार करके भी पढ़ना है। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कवि वचन, सुधा, ये 4 पत्रिकाएं दी गई हैं। अब इनका आंसर हम तभी आराम से बता पाएंगे जब हम प्रकाशन वर्ष को ठीक से याद करके रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, भले सरस्वती का संपादन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, लेकिन इसके पहले ही इसका प्रकाशन हो चुका था, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। और हंस 1930 ईस्वी में, धर्मयुग 1950 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। ठीक है ना, तो इन पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष को बिल्कुल ध्यान में रखिए। इस बार क्रम पूछ दिया गया है, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में वन लाइनर में पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी सबसे बड़ा और मशहूर प्रश्न कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया और कब तक किया, तो ये सारी चीजें कई बार मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। अब यहाँ पर रचनाओं का नाम दे दिया गया है और हमें सही अनुक्रम बताना है। अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। तो आप इसमें देख रहे हैं कि नाटक भी है, कविता भी है। ठीक है ना, दोनों को मिक्स करके ऑप्शन बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंधेर नगरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा सन 1881 में, अंधा युग 1954 ईस्वी में, इसके बाद संसद से सड़क, धूमिल 1972 और 1984 में मगध, श्रीकांत वर्मा। तो आपके दिमाग में तुरंत लेखकों का नाम भी आ गया होगा, प्रकाशन वर्ष तो हमने लिख ही दिया। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है।
त्यागपत्र, सेवा सदन, महिला आंचल, आधा गांव, यही नाम घुमा फिरा कर दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि कौन प्रकाश उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। तो मान लीजिए 1918 में सेवा सदन, 1937 ईस्वी में त्यागपत्र, 1954 ईस्वी में महिला आंचल और 1966 में आधा गांव। जैसे कई बार आप लोग पूछते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हम ध्यान में रखें पढ़ें, तो जो भी आप प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं यही सब प्रमुख रचनाएं। इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष और लेखकों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चन वही आएगा जिसको आप जानते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हम टिक कर देते हैं डी। कई विद्यार्थी जो टिक भी नहीं करते हैं तो भी कमेंट्स कर देते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग चीजों को, भावों को समझने का भी प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। अब नाटकों का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। ध्यान में रखें कि ऑप्शन में जितने भी दिए गए थे नाटक हैं और यहाँ जितने दिए गए थे उपन्यास हैं। ठीक है, लहरों का राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर, ध्रुव स्वामिनी, तो ये नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। और जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में इनके नाटककारों का नाम भी आ गया। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ध्रुव स्वामिनी, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ। एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि 1933 में जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही मशहूर रचना है, उसका भी प्रकाशन 1933 में ही हुआ है। अगर आप कमेंट्स कर कर बताएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे विद्यार्थी मेरी बातों को सुनते हैं। 1933 में एक बड़ी फेमस रचना रही है जयशंकर प्रसाद की, सिंदूर की होली, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। ये भी आप देखेंगे यूपी हायर एजुकेशन और फिर यूजीसी नेट इत्यादि के सिलेबस में लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। लहरों का राजहंस, ठीक है, ये भी फेमस रचना 1963। आठवां सर्ग, ये भी फेमस रचना 1976 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो इसी तरीके से याद करते जाइए, रोज रोज देखेंगे, रोज रोज रचनाओं को देखेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है, किताबों को खोलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। अभी मैं ऊपर में बातचीत कर ही रहा था रस सूत्र के व्याख्याओं के ऊपर। अब देखिए सवाल भी आ गया। अब इसमें सही अनुक्रम हमें बताना है। चार ही रस सूत्रकार, सूत्र व्याख्याकार हैं। अब उन चारों का हमें क्रम बताना है। ऑप्शन दिया गया भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका सही अनुक्रम बताना है कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले भट्टलोलट है, फिर शंकुक है, भट्टनायक है, अभिनवगुप्त है। तो उनको आप याद कर लीजिए, 1 2 3 4 करके याद कर लीजिए, या फिर फार्मूला भी याद करके रखिए। जैसे मैंने फार्मूला याद किया था बसबा, ठीक है, बसबा, ठीक है, तो इस तरीके से मैं याद कर लिया हुआ था, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, बसबा। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। बाकी क्योंकि जैसा कि मैंने एक कहानी में बताया था कि सफलता अपने मूल मंत्रों से मिलती है, ये ट्रिक है, अगर आपके दिमाग में बैठ गई, फिक्स हो गई, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो पहले ऊपर में भारतीय काव्यशास्त्र से सवाल पूछ लिया गया, नीचे में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। ऑप्शन दिया गया कॉलरिज, अरस्तु, आई रिचर्ड्स, जॉन क्रोरेंसम, ये नाम दिए गए हैं, घुमा फिरा कर यही नाम दिए गए हैं। तो सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अरस्तु, फिर कॉलरिज, फिर आई रिचर्ड्स, फिर जॉन क्रोरेंसम। ठीक है ना, इनके सिद्धांतों को भी अपने ध्यान में रखिए, जैसे कि अनुकरण और विरेचन का सिद्धांत दिया, कल्पना का सिद्धांत दिया, ठीक है, इसके बाद मूल्य संप्रेषण का सिद्धांत दिया और नई समीक्षा से रिलेटेड जॉन क्रोरेंसम रहे। तो इनको भी इसी तरीके से ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ यहाँ पर दे दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा सवाल है, फिर भी आपको इसको सॉल्व करके बड़ा ही आनंद आने वाला है। ऑप्शन दिया गया काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि काव्यानुशासन किसकी रचना है। यह रचना है हेमचंद की। ठीक है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की, रस मंजरी जो है वो भानुदत्त की है, और रस गंगाधर
जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, पंडित जगन्नाथ। तो अब आप इसको तभी बता पाएंगे जब इन लेखकों के, इन आचार्यों के जीवन काल को आप ठीक से समझे होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें नाम आएगा, सबसे पहला जो इसमें नाम है वो है ऑप्शन पहले है हेमचंद, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, फिर रस गंगाधर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया 12वीं शताब्दी के आसपास में है, ये 14वीं के है, ये 15वीं 16वीं के आसपास में, 17वीं में है, सबसे अंत में रस गंगाधर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें रस गंगाधर सबसे आखिर में हो। ठीक है ना। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो कि मिलान वाला एक तरीके से प्रश्न आ गया, और जो मैंने फॉर्मूला आप सभी को बताया था 12/24, वो अब आपके काम में आने वाला है। पूछा गया कि निम्नलिखित वर्णों के को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। सघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण, सघोष अनुवांशिक। तो इस तरीके से सब दिया हुआ है, तो हमें इसको मिलाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं कि जो क है वो क्या है, अघोष अल्प प्राण है। क्योंकि जब मैं अल्प प्राण की बात किया था तो उसमें बताया था कि इसका 135 होगा और इसका 12 होगा। ठीक है। तो इसमें एक आप देख रहे हैं कि कॉमन है, तो क हो गया। इसके बाद हम मिलाते हैं घ को। घ क्या हो गया, सघोष महाप्राण, जो कि ऑलरेडी इस प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको नहीं आ रहा था ये आंसर, तो तुरंत घ को देख लीजिए कि वो क्या है, तो ऐसे करके आप मिला दीजिए। तो अगर मान लीजिए कहीं होगा 4 का ए, तो आप तुरंत ऑप्शन बता देंगे। हालांकि 4 का ए आप देख रहे हैं 2 जगहों पर, इसका मतलब है कि एक बार और आपको मिलाना है। लेकिन आपने 1 का डी मिला लिया है, तो यहां से भी आपका काम हो सकता है। इसलिए बीच में अगर नहीं भी आता है तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब यहाँ पर हो रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है ना, ए हो चुका है। तो हम देख लेते हैं कि जो ख है वो क्या है, अघोष महाप्राण है। क्योंकि महाप्राण मैंने बताया था 24, तो ख क्या हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया है। ठीक है ना। और अघोष का मैंने बताया ही कि दूसरा है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखिए, आप कभी भी परीक्षा में नहीं घबराएंगे। ठीक है। और ग क्या हो गया, सघोष अल्प प्राण हो गया। ठीक, अल्प प्राण आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे है, और ग क्या है, क ख ग तीसरे नंबर पे, और सघोष भी क्या मैंने बताया था कि 345 है, तो 3 इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इसलिए मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं ऐसे प्रश्नों पर कि जो विद्यार्थी अभी नए सिरे से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफी ये लाभदायक हो रहा होगा। बाकी पुराने लोगों को तो केवल क्लियर करना है, गलतियां ज्यादातर पुराने विद्यार्थियों से ही होती हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा। तो सबसे पहले जब सुमेलित वाला प्रश्न आता है तो जो सबसे पहले आता है उसी को आपको मिलाना है। रामविलास शर्मा, भाषा और समाज। ठीक है। अब आ रहा है किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो ये ऑप्शन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुमेलित है, लेकिन ये किसी 4 प्रश्न के बराबर है। ठीक है। मान लीजिए ऑनलाइनर में आ जाए तो भी यहाँ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो पूरा इसका सही जवाब दे देंगे। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि ए का बी कहां पर सही हो रहा है, दो में आप देख रहे हैं कि सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरीदास वाजपेयी, अब 2 का डी, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। उदय नारायण तिवारी हो गया 3 का ए, और फिर रामविलास शर्मा 4 का सी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी आप इन रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए, इन भाषाविदों को पहले तो ध्यान में रखिए कि ये सब क्या है, भाषाविद है। कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा। हालांकि रामविलास शर्मा का नाम आलोचकों में भी आता है, तो ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य ग्रंथ दिए गए हैं और कवियों के नाम दिए गए हैं। आत्मजयी, धरती, आंगन के पार द्वार, धूप के धान। तो यही प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाकार हैं, यहीं से सवाल पूछा जाता है। तो
आप इस प्रैक्टिस सेट को एक तरीके से रीढ़ मानकर चलिए। मान लीजिए इसमें आपको आ रहा है कि आत्मजयी जो है उन्होंने कुंवर नारायण ने लिखी, ठीक है। धरती त्रिलोचन की खास कविता संग्रह, आंगन के पार द्वार अज्ञे का, और हो गया। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि गिरिजा कुमार माथुर रघुवीर सहाय में से धूप के धान किसका है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, मिला लीजिए। मान लीजिए 3 मिला लेंगे तो चौथा भी अपने आप मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए बी डी सी और ए, बी डी सी ए। अब हम देखते हैं नीचे बी डी सी ए कहीं पे है, ऑप्शन सी जो दिया गया है वही है बी डी सी ए, ठीक है ना। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथ दिए गए हैं और लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर शुद्ध कविता की खोज, आत्मनेय पद, एक साहित्यिक की डायरी, हिंदी साहित्य की भूमिका दिया हुआ, और संयोग से इसी प्रैक्टिस सेट में हिंदी साहित्य की भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तुरंत आप मिला देंगे कि 4 का सी हो गया, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध, बी हो गया आत्मनेय पद अज्ञे, ए हो गया शुद्ध कविता की खोज, ये हो गए दिनकर ने लिखा शुद्ध कविता की खोज। इसका मतलब जो रामचंद्र शुक्ल दिया हुआ है इनसे कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो डी ए बी सी यहाँ पर आंसर होना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। तो इन रचनाओं को और रचनाकारों को आप अपने नोटबुक पर जरूर नोट करते जाइए, जिससे कि आपको प्रमुख रचनाकारों और रचनाओं, जो भी अन्य गद्य विधाओं से संबंधित आधुनिक काल लोगों बच्चों को कठिन लगता है वो नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब काव्य पंक्तियां दे दी गई हैं और उन्हें सुमेलित करना है। ये उपमान मैले हो गए हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, बतरस लालच लाल की, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। तो यहाँ पर दिया गया है। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको आ रहा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, तो ये अज्ञे का हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं, जो ये पंक्ति उठाई गई है, आपने एक कविता पढ़ी होगी कलगी बाजरे की, ठीक है। मान लीजिए जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, थंबनेल इत्यादि से ऊपर उठ चुके हैं, तो यूजीसी नेट के सिलेबस में ये कविता लगी हुई है, जिस पर कि मैं बातचीत करूंगा। मैंने इसका अध्ययन कर लिया है, आप सभी से बातचीत करूंगा। तो वहीं से पंक्ति उठाई गई है, ये उपमान मैले हो गए, अज्ञे का हो गया। हम राज्य लिए मरते हैं, ये हो गया मैथिली शरण गुप्त का। बतरस लालच लाल की, बिहारी, ठीक है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु वेदा, किसका हो गया, तुलसीदास। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्रम बन रहा है वो क्या है, क्रम ए सी बी डी। अब हम देखते हैं कि ए सी बी डी किस में आ रहा है, ए सी बी डी। आप देख रहे हैं बी ऑप्शन जो है ए सी बी डी इसके अंतर्गत है। तो यहाँ पर तो आंसर सही हो गया, लेकिन आप फ्यूचर के लिए इन पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। बैर क्रोध या आचार, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, मर्द साठे पर पाठे होते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पंक्तियां हैं यहाँ पर। और जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस से ही उठाया गया है। जैसे यहाँ पर बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ठीक है। क्रोध नामक एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वहीं से उठा लिया गया। एक का डी हो गया। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंदगुप्त प्रसाद से ये पंक्ति उठा ली गई। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र निज भाषा के बारे में बातचीत करते हुए। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यदि आपने गोदान पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब आप बता देंगे कि उसमें इस कथन को कहा गया। तो DBCA ये यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है, BD नहीं DBCA। तो DBCA आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको परीक्षाओं में भी ऑप्शंस को मिलाना है और अधिक से अधिक अंक को हासिल करना है। अगला प्रश्न है जो कि पत्रिकाओं से रिलेटेड आ गया। पूछा गया कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, वसुधा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम मिलाते हैं हिंदी प्रदीप, हो गया बालकृष्ण भट्ट। सी ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र से आप याद करिए कि ब्राह्मण, ठीक है ना, क्योंकि हमें याद करना है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ई और वसुधा, ये आ गया कमला प्रसाद। ठीक है, यानी कि यहाँ जो राजेंद्र यादव दिया हुआ है ये किसी भी पत्रिका से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो बन रहा है सी डी ई बी, सी डी ई बी। तो आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो गया। बाकी वन लाइनर प्रश्नों के दृष्टिकोण से इन पत्रिकाओं और संपादकों को जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, कुछ सवाल पूछे गए कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा सा नया ढंग प्रश्न है यहाँ पर। काव्य रूप किसे कहते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। जो विद्यार्थी पुराने हैं और मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो जाकर देख चुके होंगे। जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो जाकर चैनल पर जरूर देखें। आप लोग बहुत लकी हैं, मैं बार बार नहीं इन सारी चीजों को बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ, क्योंकि परीक्षाओं का इतना अनुभव रहा और प्रश्नों को देखने का इतना अनुभव रहा कि उस हिसाब से मैंने चैनल पर एक एक वीडियो अपलोड किया है, जिससे कि आपका जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो विकसित हो। हमें यहाँ पर सामने आकर बाहों को फैलाकर नाटक या अभिनय नहीं करना है स्क्रीन पर। इसीलिए देखिए, मैं आप सभी के लिए कंसंट्रेशन बने तो पीडीएफ ही यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं चाहता तो आके खूब जोर जोर से हल्ला भी करता और चीज़ों को बताता, लेकिन मेरा वो पूरा वहाँ पर उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे विद्यार्थी यहाँ से जब सक्सेस हों, सफल हों, तो किसी जगह भी इंटरव्यू दें तो उनकी अंतरात्मा से ये आवाज निकले कि मैं अगर अनुराग सर का नाम नहीं ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं पाप कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं उनके साथ धोखा कर रहा हूं। ये आपकी आत्मा जिस दिन आवाज करने लगेगी, बोलने लगेगी, उस दिन मेरा यहाँ पर काम करना सफल हो जाएगा। तो प्रेशर में नहीं काम को करना है, क्योंकि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि आप मेरा नाम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, इन्हीं विश्वासों के साथ, इन्हीं भ्रमों के साथ मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ। भ्रम में रहना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने कई इंटरव्यूज देखे लोगों के, लेकिन कहीं मेरा नाम नहीं दिखा वहां पर। लेकिन एक बच्ची सीयूईटी में ही सेलेक्ट हुई थी जिसका नाम श्वेता, उसने जिक्र किया था, तो उसकी अंतरात्मा से जरूर आवाज निकली। मैं उसको एक बार दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कमेंट्स करते हैं। चलते हैं, कुछ हम अपने आत्ममुग्धता से ऊपर निकलते हुए। पूछा गया है काव्य रूपों से हमें मिलान करना है। ऑप्शन दिया गया है पंचवटी, प्रिय प्रवास, एक कंठ विस्पाई, शिवा बावनी। तो इन रचनाओं को देखते हुए आपके दिमाग में तो पहले रचनाकार आ चुके होंगे कि पंचवटी किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी है, एक कंठ विस्पाई किसकी है, शिवा बावनी किसकी है, ये सब आ गया होगा। तो मानकर चले कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी दिशा में चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पंचवटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिय प्रवास क्या है। प्रिय प्रवास क्या हो गया, महाकाव्य। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिऔध का है 17 सर्गों में। पंचवटी क्या है, खंड काव्य। ठीक है, एक कंठ विस्पाई क्या है, काव्य नाटक है। और शिवा बावनी क्या है, शिवा बावनी, ठीक है, ये मुक्तक है। ठीक है, तो इस तरीके से शिवा बावनी जो कि भूषण की रचना है, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की है, प्रिय प्रवास का बता दिए, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का। तो अब हमें जो यहाँ पर मिलना चाहिए, मिलान सी होना चाहिए, फिर इसके बाद बी होना चाहिए, फिर इसके बाद नहीं, सी के बाद ए होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद बी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए, सी ए बी डी। अब हम देखते हैं कि सी ए बी डी कहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया, सी ए बी डी। अब इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया कि पंचवटी किस काव्य रूप में लिखा गया है, तो आप वहां पर न भटके, खंड काव्य जरूर ध्यान में रखें। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक के तौर पर लिखा गया है। ठीक है, प्रिय प्रवास आप बता देंगे। शिवा बावनी जो कि रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल में ज्यादातर मुक्तक लिखे जा रहे थे। इसीलिए जब मैं बिहारी लाल को आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि यदि प्रबंध जो प्रबंध रूप है वह वनस्थली है, तो मुक्तक क्या है, गुलदस्ता है। ये सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है ना, तो वहां पर मुक्तक का आप जिक्र देख रहे हो। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो रस सूत्र से रिलेटेड भी फिर से सवाल आ गया। भट्ट लोलट शंकुक भट्टनायक अभिनवगुप्त का नाम दिया हुआ है, हमें उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो भट्ट लोलट है, इनका जो सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद है, जिसका कि एक दूसरा नाम है आरोपवाद भी है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिए। शंकुक शंकुक का जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद। फिर भट्टनायक का है भुक्तिवाद, और अभिनवगुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद। तो इस तरीके से जो यहाँ पर ऑप्शन बनना चाहिए, पहला के डी, फिर बनना चाहिए आपका सी, फिर ए, फिर यहाँ पर बनना चाहिए तीसरा का हो गया आपका बी। डी सी बी और ए हम मिलान करते हैं, डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो देखने में ये प्रश्न एक प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं 4 प्रश्न छिपे हुए हैं। इन छिपे हुए प्रश्नों की प्रकृति को भी आपको समझना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया जहाँ पाल सात्र, जैक दरिदा, टी.एस. इलियट, क्रोचे। ठीक है, इनको मिलान करना है। सबसे पहले हम क्रोचे को मिलान करते हैं, 4 का हो गया ए। टी.एस. इलियट जो कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया, हो गया डी। जैक दरिदा, जैसा कि आप जानते हैं विखंडनवाद से रिलेटेड है दरिदा का संबंध, सी। ज्या पाल सात्र का संबंध किससे है, इनका संबंध है अस्तित्ववाद से, तो हो गया बी। अब हम देखते हैं बीसीडीए, बीसीडीए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो इनको आप अपने कॉपी पर अलग से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुल 40 प्रश्नों पर बातचीत किया। उम्मीद है कि ये 40 प्रश्न, देखने में 40 प्रश्न थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास में बन जाएगी अगर सबको मिलाकर देखा जाए तो। उम्मीद है कि आपकी तैयारी का मूल्यांकन भी हो गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा कि इस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे तो हम तो हूबहू सीयूईटी में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।